आज हमारा इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 15 जो है वो एंड हो जाएगा। चैप्टर नंबर 15 के अंदर आपका एक कन्वर्जन बाकी है वोल्ट मीटर के अंदर। एमीटर का कन्वर्जन तो हमने कर लिया था, वोल्ट मीटर का कन्वर्जन बाकी है और दूसरा जो है व्हीटस्टोन ब्रिज बाकी है। तो स्टार्ट जो हम करने के लिए जा रहे हैं वो व्हीटस्टोन ब्रिज से स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं आज पढ़ो। अच्छा जी, व्हीटस्टोन ब्रिज आपका क्या है? अगर हम यहाँ से अपने टॉपिक का आगाज़ करें तो एक अरेंजमेंट थी जो व्हीटस्टोन ने पेश की थी। वो अरेंजमेंट ये थी कि फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर 3 रेजिस्टेंस ऐसी हैं जो कि नोन है, 3 रेजिस्टेंस मैं जानता हूँ कि क्या है, ठीक है, और उसमें से एक चौथी रेजिस्टेंस जो है जो अननोन है, तो उसने एक ऐसा अरेंजमेंट हमें सर्किट डायग्राम बना के दी थी कि आप उस अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस मेथड को जिसने नाम दिया था व्हीटस्टोन ब्रिज, यानी कि जो उसका टेक्निक थी उसका नाम था। एक एक्चुअल में एक अरेंजमेंट थी, ठीक है, ये कोई डिवाइस नहीं है, कुछ नहीं, ये अरेंजमेंट है। जैसे अगर मेरे पास सपोज कर लेते हैं कि ये 4 रेजिस्टेंस मौजूद है, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस मैंने बनाई नहीं है। एक रेजिस्टेंस यहाँ पर लगी हुई है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर लगी हुई है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर लगी हुई है और एक रेजिस्टेंस यहाँ पर लगी हुई है। और मैंने यहाँ से वोल्टेज अप्लाई कर दिया, बैटरी मैंने कनेक्ट कर दी है यहाँ से। तो ये वोल्टेज जो है वो तमाम रेजिस्टेंस को मिल रहा होगा। सर्किट में कहीं पर भी मैं हाथ लगाऊंगा ना तो मुझे करंट लगेगा, करंट मौजूद होगा। लेकिन इसने कहा था अगर आप इस सेंटर वाले 2 पॉइंट को, ये वाले पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, यहाँ से 2 कनेक्शन लेके तार लें और इसको आप हाथ लगाएं तो यहाँ पे भी जाहिर सी बात है करंट तो आ रहा होगा, सर्किट में करंट फ्लो हो रहा आ रहा होगा। लेकिन इसने कहा था कि अगर आप रेजिस्टेंस को, जो रेजिस्टेंस आपने लगाई हुई है R1, R2, R3 एंड R4 को अगर आप बैलेंस कर दें तो सेंटर के अंदर करंट ज़ीरो हो जाता है। एक ऐसी कंडीशन आती है कि सेंटर का करंट ज़ीरो हो जाता है। उस बैलेंस कंडीशन को हम कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की अरेंजमेंट। और उसके बाद अगर मैं इसी इन्हीं दोनों चीज़ों को टच करूँगा ना तो मुझे कोई करंट नहीं मिलेगा, ठीक है। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही, कैसे नहीं हो रही? स्क्रीन तो शो हो रही, वेरीफाई कर लें एक बार, और मेरी तरफ से तो हो रही है। अच्छा जी, अब जैसे मिसाल के तौर पे तराजू है ना, तराजू बैलेंस होता है, बिल्कुल इसी तरह देखें। यहाँ पर मैंने आपको घर के लिए एक सर्किटरी समझा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने लिया एक बल्ब, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिया दूसरा बल्ब, यहाँ पर मैंने लिया तीसरा बल्ब और यहाँ पर मैंने लिया चौथा बल्ब। 4 बल्ब ले लिए और इन 4 बल्ब को मैंने कनेक्ट कर दिया एसी सप्लाई से, ठीक है। सेंटर के अंदर से 2 वायर लिए और मैंने यहाँ निकाल के बाहर ले लिए इस तरह। और मैंने क्या करा, इनको हाथ में ले लिया तो मुझे करंट नहीं लगेगा। अगर ये भी 100 वाट का बल्ब है, ये भी 100 वाट का बल्ब है, ये 60 वाट का बल्ब है और ये भी 60 वाट का बल्ब है, तो सेंटर का करंट ज़ीरो हो जाएगा, बैलेंस हो जाएंगे। लेकिन अगर इसमें से कोई एक बल्ब भी आपने चेंज कर दिया, फॉर एग्जाम्पल इसको 100 वाट का कर दिया, तो डिसबैलेंस हो जाएगा, यहाँ पे आपको करंट मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये ख़ास अरेंजमेंट है, सिर्फ उसी वक्त पॉसिबल होता है जब तमाम रेजिस्टेंस जो होती हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही होती है और सेंटर के अंदर आपको करंट ज़ीरो मिल रहा होता है। इस अरेंजमेंट को हमने नाम दिया व्हीटस्टोन ब्रिज का। अब ज़रा देखते हैं डेफिनेशन के एतबार से क्या है। डेफिनेशन के एतबार से, हाँ जी, इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट used to measure unknown resistance in which 4 resistors are connected end to end in order to form a closed mesh ABCD शो। जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया, इस तरह की 4 रेजिस्टेंस जो है वो क्लोज लूप, रेक्टेंगुलर लूप में कनेक्ट की जाती हैं। एक ऐसा अरेंजमेंट है और इस अरेंजमेंट की मदद से हम कोई भी अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे R1 पता है, R2 पता है, R3 पता है लेकिन R4 नहीं मालूम, तो मैं ये वाली रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकता हूँ। इसका हम एक फार्मूला ड्राइव करेंगे आज, उस फार्मूले से मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है। इसके अंदर जो बैटरी को कनेक्ट किया है हमने वो ए और सी जंक्शन से करा है। इस जंक्शन का नाम दे दिया, अभी पॉइंट है ना, यहाँ नोड है, पॉइंट है, जंक्शन है, तो इस जंक्शन को नाम दे दिया ए का, इसको सी का, और इसको दे दिया बी का और इसका डी का। ए और सी से आप देखो बैटरी कनेक्ट हुई हुई है और बी और डी से आप देखो तो गैल्वानोमीटर कनेक्ट हुआ है। गैल्वानोमीटर इसलिए कनेक्ट करें कि हमें यहाँ पर करंट को ज़ीरो करना है, तो करंट ज़ीरो हो चुका है ये बताएगा कौन? गैल्वानोमीटर बताएगा ना। तो हम रेजिस्टेंस को चेंज करते रहेंगे, जब करंट ज़ीरो हो जाएगा हम अरेंजमेंट कहेंगे कि हमारी कंप्लीट हो चुकी है, सेटअप हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है जी।
अब ज़रा आते हैं इसकी वर्किंग की तरफ। स्टार्टिंग से दोबारा, चलो स्टार्टिंग से आ जाते हैं। वर्किंग के अंदर दोबारा से वही सारी चीज़ें रिकॉल होगी। वर्किंग के अंदर हमने क्या करा, दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। वर्किंग के अंदर हमने क्या शो करा, सबसे पहले हमने की वन इज क्लोज्ड, हमने की वन को क्लोज करा। ये अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को ऐसे याद कर लो। देखो ये अरेंजमेंट आप खुद भी बना सकते हो, असल इसको बनाना आना चाहिए। जिसने ये डायग्राम बना ली उसके लिए डेरिवेशनल वर्क जो है ना, थोड़ी देर का भी नहीं, 2 मिनट के अंदर पूरी डेरिवेशन सॉल्व हो जाएगी। इतनी आसान डेरिवेशन और इतनी आसान वर्डिंग, सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लिकेशन का है डायग्राम में। तो मैं सिर्फ आपको ब्लैंक पेज के ऊपर सिर्फ डायग्राम बनाना सिखा रहा हूँ। किस तरह बनाएंगे डायग्राम, सबसे पहले आपने 4 रेजिस्टेंस के लिए इस तरह ना 4 लूप बना दिए, एक रेक्टेंगुलर लूप बना दिया इस तरह का, ठीक है। ये स्टार्टिंग की जंक्शन है जहाँ से आपने करंट देना है, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से आपने करंट देना है। तो इसको नाम दे दिया ए का, इसको नाम दे दिया बी का, इसको नाम दे दिया सी का, इसको नाम दे दिया डी का, ठीक है। यहाँ से आप अगर वोल्टेज बैटरी देंगे तो यहाँ आपने बैटरी लगा दी लाके, और बैटरी एक की से कनेक्ट कर दी। की इसलिए कनेक्ट करते हैं कि डायरेक्ट करंट ना फ्लो करने लग जाए, ऑन करें तो करंट फ्लो करे, की सिर्फ इसलिए लगाई जाती है, ठीक है। और सेंटर में आपने लगा दिया गैल्वानोमीटर, ताकि आप चेक कर सके कि सेंटर में कब जो है करंट जीरो होगा। यहाँ पर भी की लगा दी, की ऑन करेंगे तो गैल्वानोमीटर पे करंट आ रहा है या नहीं ये पता चलेगा। इसको की 1 कह दो, इसको की 2 कह दो, ठीक है। और ये जो 4 कोने हैं, इन चारों कोनों पे रेजिस्टेंस आएंगी 4। पहली रेजिस्टेंस यहाँ पर आएगी जिसको हम कहेंगे R1 रेजिस्टेंस है। दूसरी रेजिस्टेंस यहाँ पर आएगी जिसको हम कहेंगे R2 रेजिस्टेंस है। तीसरी रेजिस्टेंस यहाँ पर आएगी जिसको हम कहेंगे R4 रेजिस्टेंस है। और एक्चुअल में R3 यहाँ पर मौजूद होगी। R1, R2, R3, R4, 4 रेजिस्टेंस हो गई। सर्किट A B C D हो गया और बैटरी यहाँ पर कनेक्ट हो गई। ये चीज़ क्लियर है। अच्छा, अब नोटिस करें करंट को जाने के रास्ते कितने। करंट यहाँ से चला, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया और ऐसे वापसी आ गया। एक रास्ता ये है। दूसरा रास्ता क्या है, करंट यहाँ से गया ऐसे, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया और फिर वापसी आ गया। तो 2 पॉसिबल रास्ते हैं, तो यहाँ पर 2 करंट होंगे, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है, एक ही रास्ते पे करंट सेम होता है। तो देखो इस रेजिस्टेंस का करंट अगर I1 है, इस वाले रेजिस्टेंस का अगर I1 है, तो इस वाली रेजिस्टेंस का करंट भी I1 होगा, क्योंकि वही करंट अगर यहाँ से गुजर रहा है तो वो यहाँ से भी वही करंट गुजरेगा। तो जो I1 है वो यहाँ पर भी I1 होगा, क्योंकि सीरीज सर्किट है, जाने का रास्ता एक ही है। लेकिन यहाँ से देखो तो रास्ता ब्रेक हो गया, ये जाने का रास्ता अलग है, ये जाने का रास्ता अलग है, जंक्शन आ गया ना। तो जंक्शन से तो आपका करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो यहाँ करंट अलग होगा। इसका करंट अगर मैं कह दूँ I2 है, तो आगे अगर जाओ तो रास्ता यहाँ से कंप्लीट यहाँ जा रहा है, तो ये एक ही रास्ता है जाने का, तो ये करंट I2 ही होगा। ये बात समझनी है आपने, यानी कि R1 और R2 का करंट I1 होगा, R3 और R4 का करंट आपका I2 होगा। यहाँ पे 4 करंट नहीं होंगे, यहाँ पे कितने करंट होंगे, 2 करंट होंगे। वोल्टेज की बात कर लेते हैं। जहाँ पर जंक्शन होता है ना, वहाँ पे करंट तो डिस्ट्रीब्यूट होता है लेकिन वोल्टेज सेम रहता है वहाँ पर। ये बात आप याद रखें, जहाँ पर जंक्शन होता है, क्या बात बोली, वहाँ पर वोल्टेज जो होता है वो आपका डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, वोल्टेज सेम चला जाता है, जबकि करंट आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इसका मतलब ये हो गया, इस पॉइंट पे जंक्शन है, इस पॉइंट पे जंक्शन है, तो इस जंक्शन की वजह से इस वाली रेजिस्टेंस का वोल्टेज और इस वाली रेजिस्टेंस का वोल्टेज सेम होगा, क्योंकि जंक्शन के दोनों एंड के ऊपर वोल्टेज सेम होता है। इस तरह की मिसालें देखो, ये मैंने बनाया, यहाँ जंक्शन बना दिया, एक रेजिस्टेंस यहाँ ले गया और एक रेजिस्टेंस यहाँ। तो ये जो जंक्शन बना है ना, देखो जंक्शन, जंक्शन के दोनों एंड पे वोल्टेज सेम होगा, ठीक है। लेकिन करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इसका करंट अगर I1 है तो इसका करंट I2 होगा। लेकिन अगर इसका वोल्टेज मैं मान लेता हूँ V है, तो इसका वोल्टेज भी V होगा, वोल्टेज दोनों पे सेम होगा। तो इसका मतलब जो वोल्टेज इन 2 रेजिस्टेंस का होगा वो सेम होगा, और जो वोल्टेज इन 2 रेजिस्टेंस का होगा वो सेम होगा, यानी कि इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज सेम होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ वोल्टेज एट R1 इक्वल टू द वोल्टेज एट R3, जबकि वोल्टेज एट R2 इक्वल्स टू द वोल्टेज एट R4। ये इसकी सर्किट डायग्राम है जो आपने समझनी है। और अगर सर्किट डायग्राम समझ ली तो डेरिवेशनल वर्क से लेके हर चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। ठीक है जी, क्लियर है डायग्राम। अच्छा जी, अब आपने देखा कि हमारे पास अगर मैं की 1 को क्लोज कर दूं तो क्या होगा। व्हाट इज के जो है वो की है, की को प्रेस करते हैं ना, की मतलब ऑन ऑफ की को हमने के बोला हुआ है। इफ की 1 इज क्लोज्ड सम करंट फ्लोज थ्रू 4 रेजिस्टेंस R1, R2, R3 एंड R4। जैसे ही मैं की को क्लोज करूंगा करंट फ्लो करेगा R1 से R2 से R3 से R4 से, बिल्कुल सही बात है।
इफ की टू इज क्लोज देन द करंट आल्सो पासिस थ्रू गैल्वानोमीटर। अगर इसको क्लोज कर दूंगा तो कुछ करंट गैल्वानोमीटर से भी गुजरेगा। लेकिन हाउएवर अ कंडीशन कैन ऑलवेज बी अटेन्ड, एक कंडीशन में ऐसी लाजमी हासिल कर सकता हूँ इन विच द गैल्वानोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, के यहाँ पर जो करंट है वो गुजर रही ना, उसके लिए मुझे रेजिस्टेंस को चेंज करना होगा। मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ को इस तरह अरेंज करना होगा, वेरिएबल रेजिस्टेंस आती है उनको घुमा के चेंज कर सकते हैं। जैसे आपका पंखा है ना, पंखे का जो रेगुलेटर होता है वो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, आप पंखे की स्पीड को उससे कंट्रोल करते हैं तो वो रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा कर रहा होता है। तो ऐसे ही वेरिएबल रेजिस्टेंस आप कहीं पे लगा लें, उसको कम ज़्यादा करें तो आप चेक करेंगे उसके घुमाने से गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन जीरो होने लगेगी और ये वक्त आएगा जीरो हो जाएगी। जब ये जीरो हो जाए तो समझ जाओ आपका ब्रिज जो है वो बैलेंस हो गया। और अगर जब ब्रिज बैलेंस हो गया तो याद रखें फिर जो वोल्टेज R1 पे होंगे वही वोल्टेज R3 पे होंगे, जो वोल्टेज R2 पे होंगे वही वोल्टेज R4 पे होंगे, तभी ये बैलेंस हुआ है। द ओनली कंडीशन फॉर द व्हीटस्टोन ब्रिज टू बी बैलेंस इज कि A और B का वोल्टेज बराबर होगा A और D के वोल्टेज के, B और C का वोल्टेज बराबर होगा D और C के वोल्टेज के। तो आपने कहा कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस BD मस्ट बी जीरो, इधर का तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो ही होगा क्योंकि यहाँ से करंट कोई गुजर ही नहीं रहा। द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ BA मस्ट बी इक्वल टू DA, BA का DA के बराबर हो गया एंड सो ऑन BC का DC के बराबर हो गया। और करंट के बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि R1 और R2 जो है वो सीरीज में, तो इन दोनों का करंट सेम होगा। और R3 और R4 ये दोनों भी सीरीज में, तो इन दोनों का करंट भी सेम होगा। अगर ये बात समझ में आ गई है तो अब ज़रा डेरिवेशन की तरफ चलें। डेरिवेशन में हमने क्या करा, डेरिवेशन में हमने करा कि भाई जो पोटेंशियल डिफरेंस ए बी का होगा वो बराबर होगा किसके, जो पोटेंशियल डिफरेंस डी ए का है उसके। यानी कि ए बी का पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि इस वाली रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा इस वाली के पोटेंशियल डिफरेंस के। और वोल्टेज का फार्मूला होता है V इक्वल्स टू आई आर, ये ओम्स ने हमें बताया था, फार्मूला याद है ना, V इक्वल्स टू आई आर। तो ए बी के वोल्टेज का फार्मूला होगा I1 R1, देखो ये रहा V इक्वल्स टू आई आर ये रहा। और इसके V इक्वल्स टू आई आर का फार्मूला होगा I2R3 ये रहा। इसका मतलब ए बी का जो वोल्टेज है अगर उसमें मैं आई आर का फार्मूला लगाऊं तो लगेगा I1R1, और वी डी ए का जो वोल्टेज है अगर इसमें फार्मूला लगाऊं तो फार्मूला लगेगा I2R3। अब यहाँ से करंट को अलग कर लेते हैं और रेजिस्टेंस को अलग कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, I2 को डिवाइड में भेज दो, R1 को दूसरी तरफ डिवाइड में भेज दो, तो ये हो जाएगा I1 डिवाइडेड बाई I2 इज इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाई R1। ये हो गई आपकी क्वेश्चन नंबर 1। ये बात समझ में आई? अगर ये समझ में आ गया तो बताएं अगला काम क्या होगा। अब कौन से दो रेजिस्टेंस के वोल्टेज को सेम लेंगे हम, अब हम BC और DC के वोल्टेजेस को सेम लेंगे और वहाँ पर भी ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। जब ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो V इक्वल्स टू आई आर, दोबारा से रिपीट कर दो, दोबारा से देख लो। देखो जो वोल्टेज आपका B और C का होगा वही वोल्टेज आपका D और C का होगा। मतलब इस वाली रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज होगा वही इस वाली रेजिस्टेंस का वोल्टेज होगा, तभी तो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होगा। इस वाली रेजिस्टेंस के वोल्टेज को यानी कि R2 का जो वोल्टेज है उसको मैंने नाम दे दिया B और C का वोल्टेज, क्योंकि ये B और C के बीच में है, ठीक है। तो इसका नाम होगा वोल्टेज एट BC। और D और C के बीच में जो रेजिस्टेंस है R4, इसका जो वोल्टेज है वो होगा वोल्टेज एट DC। तो अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है तो BC का वोल्टेज बराबर होगा DC के वोल्टेज के। तो मैंने कह दिया BC इज इक्वल टू DC। और वोल्टेज का फार्मूला होता है V इक्वल्स टू आई आर। तो वोल्टेज की जगह आई आर लगाना है तो यहाँ से देखना होगा आई क्या लेना है और आर क्या लेना है, यहाँ से देखना होगा आई क्या लेना है और आर क्या लेना है, क्योंकि दोनों पैरेलल में है। बिल्कुल ऐसा ही है लिजबा। अच्छा I1 R2 I2 R4, यहाँ पे देख सकती हो I1 R2 I2 R4, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ से करंट को सेपरेट करो दोबारा से, कैसे करोगे, I2 को डिवाइड में भेज दोगे, R2 को उधर डिवाइड में भेज दोगे, आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? अब दोनों इक्वेशन की अगर आप लेफ्ट हैंड साइड चेक करें तो सेम है, तो इनकी राइट हैंड साइड को भी हम कंपेयर कर सकते हैं। यानी कि मैं लिख सकता हूँ R3 डिवाइडेड बाय R1 बराबर होगा किसके, R4 डिवाइडेड बाय R2 के, लिख सकता हूँ इस तरह। और अगर इसको 1 2 3 4 के फॉर्मेट में अरेंज करना है, मतलब खूबसूरत लगेगी, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, R1 को ऊपर भेज देता हूँ और R4 को नीचे ले आता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा R3 डिवाइडेड बाय R4 इज इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाय R2, ऐसे लिख सकता हूँ। तो मसला तो नहीं है, इधर उधर अरेंजमेंट ही करिए।
तो फाइनली मेरे पास व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंस की कंडीशन आ जाएगी R1 डिवाइडेड बाई R2 R3 डिवाइडेड बाई R4। अगर ऐसा रेजिस्टेंस आपके पास R1 आपको मालूम है, रेजिस्टेंस R2 आपको मालूम है, आपको R3 मालूम है, तो जो चौथी रेजिस्टेंस जो कि नॉन रेजिस्टेंस थी, आप वो इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज़ द ओनली ट्रू फॉर द बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। लेकिन इसके लिए शर्त क्या है? इसके लिए शर्त ये है कि आप वेरीफाई करेंगे कि गैल्वानोमीटर के ऊपर करंट ज़ीरो हो चुका है, तब ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का टॉपिक, जिससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल वगैरह तो नहीं है। कभी लॉन्ग कभी शॉर्ट के अंदर ये सवाल आपका पेपर के अंदर अक्सर व बेशतर आ जाता है। ठीक है जी, क्लियर है। अच्छा, अब चलते हैं। प्रीवियस टॉपिक था आपका, हमने याद होगा आपको मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर पढ़ा था। मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर में हमने गैल्वानोमीटर को कन्वर्ट कर लिया था एमीटर में। और कैसे कन्वर्ट किया था? हमने एक रेजिस्टेंस लगा दी थी, शंट रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा दिया था और हमारा गैल्वानोमीटर कन्वर्ट हो गया था एमीटर में। अब आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं उसी से रिलेटेड एक और डिवाइस जिसका नाम है वोल्ट मीटर। अच्छा, वोल्ट मीटर नाम से ही आपको नज़र आ रहा है वोल्टेज, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, उसको वोल्टेज बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया वोल्ट मीटर एक ऐसी डिवाइस होगी जो पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होती है। तो मैं कह सकता हूँ कि इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इन अ सर्किट। बन कैसे सकता है? हम गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए चेंज ये होगा कि पहले हमने जो रेजिस्टेंस लगाई थी वो हमने लगाई थी पैरेलल में। पैरेलल में गैल्वानोमीटर के साथ अगर रेजिस्टेंस लगाएं तो आपका गैल्वानोमीटर कन्वर्ट हो जाता है एमीटर में। लेकिन अगर सीरीज में रेजिस्टेंस लगा दें, ये जो मैंने सीरीज में रेजिस्टेंस लगाई है, जिस रेजिस्टेंस को मैंने आर एक्स का नाम दिया है, आर एक्स का नाम इसलिए दिया है, आर एस का इसलिए नहीं दिया क्योंकि शंट रेजिस्टेंस को हमने आर एस बोल दिया था। तो अब इसको कुछ और बोलना होगा, एस तो नहीं बोल सकते, तो हमने आर एक्स बोल दिया जैसा कि आपके बुक के अंदर बोला गया है। तो गैल्वानोमीटर के साथ जो कि जिसकी रेजिस्टेंस आर जी होगी, मैं एक और रेजिस्टेंस आर एक्स सीरीज में अगर लगा दूं तो फिर मेरा गैल्वानोमीटर किस में कन्वर्ट हो जाता है? वोल्ट मीटर में। और फिर ये दो रेजिस्टेंस मिला के इस तरह शो की हुई, ये वोल्ट मीटर है पूरा, और ये गैल्वानोमीटर प्लस वोल्ट मीटर है, और ये पूरा का पूरा वोल्ट मीटर। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपसे पूछिए कि गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे? तो आप कहेंगे इस बार हमें सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगानी होगी गैल्वानोमीटर के साथ, तो आपका गैल्वानोमीटर कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? वोल्ट मीटर में। ठीक है, अब इसकी ज़रा डेरिवेशनल वर्क करते हैं। इसके डेरिवेशनल वर्क को समझने के लिए आपको चैप्टर नंबर 13 के अंदर जाना होगा, और चैप्टर नंबर 13 में आपने सीरीज सर्किट पढ़ा था। सीरीज सर्किट क्या था? दोबारा से रिकॉल कर देता हूँ। ये है मेरे पास एक रेजिस्टेंस और ये है मेरे पास दूसरी रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस को मैं बोल देता हूँ आर जी है, गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस, और इसको मैं बोल देता हूँ रेजिस्टेंस आर एक्स है, जो सीरीज में मैंने रेजिस्टेंस लगाई है वो है। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, जो करंट गैल्वानोमीटर में से गुजर रहा है वो आई जी है, जो करंट इस सीरीज में से गुजर रहा है रेजिस्टेंस में से वो आर एक्स है, आई एक्स है। तो बताएं टोटल करंट कितना होगा? में कनेक्टेड है तो जो आई जी होगा वही आई एक्स होगा, रास्ता एक ही है, और टोटल करंट फिर यही होगा आई। जो आई जी होगा वही टोटल करंट होगा, जो आई जी होगा वही आई एक्स होगा, सारा सेम होगा। फ़र्क क्या पड़ता है? बिल्कुल ऐसे ही वरीशा, सेम करंट होगा। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ कि वोल्टेज इसके जो है वो वी जी है गैल्वानोमीटर के वोल्टेज, और जो सीरीज रेजिस्टेंस है उसके वोल्टेज वी एक्स है। अब मैं आपसे सवाल करूँ, बताए टोटल वोल्टेज क्या होगा? तो आप क्या बताएंगे? अब ये जमा होंगे। ठीक है, बिल्कुल सही। अब ये ऐड अप होंगे क्योंकि वोल्टेज चेंज होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में और करंट सेम होता है। यही असल कहानी थी, इसलिए मैंने यहाँ पर रिकॉल करा, बाकी डेरिवेशन तो पुरानी थी। अब सबसे पहले वर्डिंग की बात करें ताकि हम वोल्टेज मेजर कर सकें। ईमान, ईमान हमने इसलिए करा ताकि वोल्टेज मेजर कर सकें, क्योंकि एक ऐसी डिवाइस बनानी है जो वोल्टेज भी मेजर कर सके ना। करंट तो मेजर हो गया, अब वोल्टेज भी तो मेजर करना है। इसी तरह रेजिस्टर्स भी मेजर कर सकते हैं, उसके लिए अलग डिवाइस बनती है, बहुत सारी चीज़ें। खैर बहरहाल, अब ज़रा आते हैं इसकी वर्डिंग की तरफ।
वही वर्डिंग है सेम बिल्कुल जो एमीटर की थी, हमने कंसीडर किया गैल्वानोमीटर जिसकी रेजिस्टेंस RG है, वो फुल स्केल रिफ्लेक्शन दे रहा था जब IG करंट उसमें से फ्लो हो रहा था। अगर मैं उसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, इस बार एमीटर में नहीं कन्वर्ट करना चाह रहा, इस बार वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो इतनी सी लाइन बस चेंज होगी कि जहाँ पर मैंने कहा था ना कि हम एक रेजिस्टेंस लगा देंगे शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में, वहाँ मैं कहूँगा हम कनेक्ट कर देंगे एक सीरीज रेजिस्टेंस और उसका नाम होगा RX, और वो सीरीज में कनेक्ट होगी। ठीक है, और उसके बाद हमारा जो डेरिवेशनल वर्क है वो स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैं कहूँगा करंट जो है वो सर्किट में सेम रहेगा, जो I होगा वही IG होगा और वही आपका IX होगा। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि वोल्टेज जो है वो चेंज होगा, तो टोटल वोल्टेज होगा वो VG प्लस RX होगा। अब मुझे V इक्वल्स टू IR यूज़ करना है, यानी कि इस वाले V तो टोटल वोल्टेज है, रेंज है, इसको तो नहीं छेड़ सकते। इसकी जगह क्या रख सकता हूँ, VG की जगह मैं रख सकता हूँ IG और RG। VX की जगह क्या रख सकता हूँ, कोई बताएगा? VX की जगह क्या रख सकता हूँ? VG की जगह तो मैंने बता दिया, रख सकते हैं IG और RG। अब VX की जगह क्या रख सकता हूँ, ये कौन बताएगा? आइए, IGRX, बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि देखो जब मैंने वेरिएबल डिफाइन कर दिया है IG, तो करंट दोनों का सेम है, तो इसको IX थोड़ी बोलूँगा, IX और RX बोलूँगा। ठीक है, और हमें RX की वैल्यू निकालनी है, बस काम ये है। तो अब ज़रा मज़ीद अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम रख सकते हैं V इक्वल्स टू IGRG प्लस IGRX। क्योंकि मुझे RX की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इस पूरे को दूसरी तरफ भेज दूंगा, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो V माइनस IGRG इज इक्वल टू IGRX। RX की वैल्यू निकालनी है तो IG डिवाइड में चला जाएगा। IG अगर डिवाइड में जाएगा तो क्या होगा, IG जब डिवाइड में जाएगा तो V माइनस IG इंटू RG होल के नीचे आ जाएगा IG इज इक्वल टू RX। अभी IG इसके नीचे भी जाएगा और IG इसके नीचे भी जाएगा, जब इसके नीचे जाएगा तो IG से IG कैंसिल हो जाएगा, इसके नीचे जाएगा तो वैसे ही रहेगा जैसा था। तो फाइनल फार्मूला आपके पास क्या आ जाएगा, RX इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई IG माइनस RG। दिस इज द फार्मूला ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस। और सीरीज रेजिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ उस वक्त लगती है जब हम गैल्वानोमीटर को कन्वर्ट कर रहे होते हैं वोल्ट मीटर में, ये बात आपने याद रखनी है। तो इससे रिलेटेड जो आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं ना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे अगर ये बात आपकी समझ में आ गई। तो उसी को कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, क्योंकि एमीटर हमने कल पढ़ा था आज नहीं पढ़ा था, तो उसको दोनों को मैं ज़रा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ एक साथ, ताकि आप न्यूमेरिकल्स जो है बड़े आराम से सॉल्व कर सकें। ये मैंने बीच में खींची लाइन और इस वाली साइड पे लिख दिया एमीटर, और इधर लिख दिया वोल्ट मीटर। ठीक है जी, दोनों ही गैल्वानोमीटर से बनते हैं। तो बताएं एमीटर के अंदर क्या करना होता है, एमीटर के अंदर हमें शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करनी होती है, और इस रेजिस्टेंस का नाम क्या होता है, RS। दूसरी तरफ वोल्ट मीटर में सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करनी होती है और उस रेजिस्टेंस का नाम होता है RX। ठीक है, एक बात क्लियर हो गई। इसके अंदर क्योंकि करंट की रेंज डिफाइंड होती है, जो आपको रेंज दी हुई होती है कितनी रेंज चाहिए, वो करंट की होती है, रेंज ऑफ करंट दी हुई होती है, क्योंकि करंट को मेजर करना है ना, तो इसमें I इम्पॉर्टेंट है, टोटल करंट। और इसके अंदर जो रेंज दी हुई होती है वो किसकी दी हुई होती है, इसके अंदर रेंज दी हुई होती है वो दी हुई होती है वोल्टेज की, यानी कि V। ठीक है, बिल्कुल सही वरीशा। अब डिफरेंस फार्मूले हैं इनके, इसके अंदर हमें RS कैलकुलेट करके देना होता है, और RS का फार्मूला क्या था अगर आपको याद हो, IG RG डिवाइडेड बाय I माइनस IG। और RX का फार्मूला अभी अभी हमने निकाला, वो था V डिवाइडेड बाय IG माइनस RG। ठीक है, इन दोनों में जो चीज़ कॉमन है वो है गैल्वानोमीटर का करंट और गैल्वानोमीटर का वोल्टेज, क्योंकि गैल्वानोमीटर ही तो कन्वर्ट हो रहा है वोल्ट मीटर में मीटर में, तो गैल्वानोमीटर का करंट और गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस दोनों के लिए सेम है। डिफरेंस जो था वो मैंने बता दिया, इसके अंदर सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस कैलकुलेट होती है, इसके अंदर पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस, इसके अंदर वोल्टेज की रेंज होती है, इसके अंदर करंट की रेंज होती है। ये चार्ट आपने याद रखना है, तो न्यूमेरिकल इंतहाई आसान हो जाएगा आपके लिए। और एक चीज़ जो इन्फॉर्मेशन आपने याद रखनी है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, आसान बनाने के लिए, वो ये है कि करंट जो है ना दो हैं,
एक है टोटल करंट और एक है गैल्वानोमीटर का करंट। तो याद रखो जो कम करंट होगा ना वो हमेशा गैल्वानोमीटर का होगा, क्योंकि हमें अगर रेंज को बढ़ाना है तो गैल्वानोमीटर थोड़े से करंट पे ही डिफ्लेक्ट हो जाता है, तो टोटल करंट गैल्वानोमीटर का करंट नहीं हो सकता। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। फॉर एग्जांपल सवाल में आपको दिया हुआ है 10 मिली एम्पेयर करंट और 10 एम्पेयर करंट, तो इसमें से बताएं टोटल करंट कौन सा होगा और गैल्वानोमीटर का करंट कौन सा होगा। इनाम इमाम ईमान, हाँ बिल्कुल सही। गैल्वानोमीटर का जो करंट होगा वो कौन सा होगा। गैल्वानोमीटर का करंट आपका 10 मिली एम्पेयर होगा, क्योंकि मिली कम होता है, और जो 10 एम्पेयर है वो इसका मतलब वो टोटल करंट होगा। यही चीज़ आपने दिमाग में रखनी है, यानी कि आई और आई जी का डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आपके लिए न्यूमेरिकल थोड़ा सा आसान हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। तो अब मैं आपको टोटल 4 न्यूमेरिकल हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपके पास मौजूद है, इसके अलावा एक्स्ट्रा भी है जो बाद में करेंगे, वो मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। शुरू के 2 न्यूमेरिकल्स मैं आपको कराऊंगा, आगे के 2 न्यूमेरिकल मैं उम्मीद करूँगा कि आप मुझे सॉल्व करके देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1। ये है आपकी बुक की प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 15.1। इसके अंदर डेटा बनाने से पहले ज़रा हाईलाइट कर लेते हैं जिस चीज़ों की, जो डेटा के अंदर न्यूमेरिकल्स के अंदर मुझे चीज़ों की ज़रूरत है, जिससे कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, हम उसको ज़रा हाईलाइट कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसने कहा गैल्वानोमीटर, तो मैं समझ गया ये सवाल गैल्वानोमीटर का है। गैल्वानोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना होगा या वोल्टमीटर में कन्वर्ट होगा, ये कंफर्म हो गया कि सवाल गैल्वानोमीटर का है। 50 ओम्स इसने मुझे रेजिस्टेंस दी हुई है और कहा है कि गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस है, तो ठीक है गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस, एक डेटा की एंट्री आ गई मेरे पास, ठीक है। आर जी बिल्कुल सही। फुल स्केल डिफ्लेक्ट कर रहा है जब करंट 10 मिली एम्पेयर उसमें से गुजर रहा है, यानी कि गैल्वानोमीटर में से अगर 10 मिली एम्पेयर करंट गुजर रहा है तो वो फुल स्केल डिफ्लेक्ट कर रहा है, तो मिली एम्पेयर इंतहाई कम करंट है, तो इसका मतलब ये गैल्वानोमीटर का करंट होगा। आप ये चाहते हैं कि इसको कन्वर्ट करें एमीटर में, तो इसका मतलब फार्मूला किसका लगेगा, एमीटर वाला लगेगा, शंट रेजिस्टेंस वाला लगेगा। इससे पता चल रहा है कि फार्मूला कौन सा लगेगा। और रेंज यानी कि आपको टोटल करंट दिया हुआ है, रेंज हम बोलते हैं टोटल करंट को, तो वो आपके पास हो गया आई। तो अब देखो सवाल आपका कितना आसान हो गया कि अगर मैं इसको सॉल्व करने के लिए जाऊँ, डेटा बनाऊँ, तो डेटा के अंदर पहला काम मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा कि इसने मुझे गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस दी हुई है जो कि है 50 ओम्स। इसने मुझे गैल्वानोमीटर का करंट दिया हुआ है जो कि है 10 मिली एम्पेयर। कैलकुलेटर में आप चेक करिएगा, ये आएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -2 एम्पेयर, क्योंकि -3 इसकी होती है, 10 की पावर -3 मिली की वैल्यू होती है, और 10 का एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 10 की पावर -2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद एमीटर में कन्वर्ट करना है, तो जैसे ही सुना ना एमीटर में कन्वर्ट करना है, तो मैं समझ गया भैया अब आर एस कैलकुलेट करना है। तो रिक्वायर्ड क्या हो गया, आर एस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और करंट कितना हो गया आई, वो रेंज 10 एम्पेयर। अब सवाल में रह क्या गया भाई, सिर्फ फार्मूला तो लगाना है। आप बोलेंगे कि भाई इतनी वैल्यू की रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट कर दो, आपका काम हो जाएगा। कितनी वैल्यू की रेजिस्टेंस वो ज़रा कैलकुलेट कर लेते हैं इस फार्मूले से। आर एस इज इक्वल टू, क्या फार्मूला है, आई जी आर जी डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी। इस फार्मूले से आप आर एस कैलकुलेट करेंगे और आंसर में लिखेंगे कि इतनी वैल्यू की शंट रेजिस्टेंस लगाना, तभी एमीटर में कन्वर्ट होगा। कहीं आप सीरीज़ लगा दो तो ये भी बताना होता है कि किस तरह लगानी है, सिर्फ यही नहीं बताना होता कि शंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके दी इतनी वैल्यू को रेजिस्टेंस लगा दो, ये भी बताना होता है कि सीरीज़ में लगाना है या पैरेलल में, क्योंकि उसने कहा है एमीटर बनाना। बात समझ में आई। तो ये कैलकुलेशन करके मुझे इसका आंसर बताएं। यहाँ पर जो आंसर लिखा है उसको काइंडली मत देखिएगा, ये गलत है। आप बताएंगे जो आंसर वो सही होगा कैलकुलेशन के बाद। सॉल्व करें पूरा न्यूमेरिकल, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई तो सवाल कर सकते हैं। ईमान ने जल्दी सॉल्व कर लिया भैया, कैलकुलेटर इस पे सब लेके बैठेगी। 0.05 वरीशा ने भी कैलकुलेट कर लिया, राबिया ने भी कैलकुलेट कर लिया, गुड। अगला सवाल है आपका। दोबारा से पहले मैं हाईलाइट कर लेता हूँ वो चीज़ें जिनसे मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है। जैसा कि गैल्वानोमीटर, सवाल आपका गैल्वानोमीटर का है,
ठीक है। whose resistance is 40 ओम। 40 ओम एक वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं वोल्टेज को। एक और डेटा में एंट्री मुझे दी हुई है पोटेंशियल डिफरेंस। हाउ कैन इट बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर। दोबारा से ये चाह रहा है कि इसको एमीटर में कन्वर्ट करें। ऑफ रेंज 5 एम्पेयर। रेंज कितनी है, 5 एम्पेयर। ये वो डेटा के अंदर चीज़ें जो मेरे काम की, ठीक है। अब हमने क्या करा, डेटा बनाया। नंबर 1, गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर जी से, और आर जी आपको दी हुई है 40 ओम। पोटेंशियल डिफरेंस को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये गैल्वानोमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये हो गया 100 मिली वोल्ट। कैसे पता चला, क्योंकि फुल स्केल डिफ्लेक्शन भी मिल रही है और बहुत मामूली सा वोल्टेज है। मिली को कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 10 की पावर -3, दो जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, तो 0.1 वोल्ट आंसर आ जाएगा। सॉरी, एम्पेयर नहीं है, वोल्टेज है, वोल्ट, ठीक है। अक्रॉस, हाउ कैन इट बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर, क्योंकि एमीटर में कन्वर्ट करना है तो इसका मतलब आर एस रिक्वायर्ड होगा। और रेंज कितनी रखनी है, आर, रेंज जो है वो आपका आई होगी। आई कितना चाहिए आपको, इसने आपको बता दिया कि आई जो है वो है 5 एम्पेयर तक की रेंज का चाहिए। दोबारा से आपके दिमाग में आएगा कि फार्मूला तो भाई, क्योंकि आर एस वाला लगेगा तो आर एस वाला फार्मूला, आर एस इज इक्वल टू आई जी, आर जी डिवाइडेड बाई आई माइनस आई। तो अगर मैं आर एस इज इक्वल टू आई जी करूँ तो आई जी डेटा में दिया हुआ है कहीं, आई जी तो पता ही कोई नहीं, तो आर जी की वैल्यू रख दूँगा कितनी, 40। हाँ जी, आई जी नहीं है, यहाँ पे आई की जगह आ जाएगा 5 माइनस ब्रैकेट, पता ही नहीं आई जी। तो आपको मालूम तो है वो जो आई जी है वो छुट्टियों पे गया हुआ, 8 महीने की छुट्टियाँ ले ली जब से उसको उठाया। ऐसा ही हुआ ना कुछ, आई जी को उठा के लेगा, उसने छुट्टियाँ ले ली 8 महीने की, सारे आई जी जो है सुन के चले, आई जी कहाँ होगा। ज़रा और से डेटा को देखो, क्या आई जी कहीं से निकाला जा सकता है। अब हर चीज़ तो बताई नहीं जाती ना, कुछ चीज़ें खुद समझ नहीं होती हैं। हाँ, मुस्कुरा ने बताया, बहुत तेज हो गए, यानी कि समझ में आ रहा है। ठीक है ठीक है, जुनैर भी सही बताया, बिल्कुल। और इसके अलावा कोई बता सकता है आईजी कैसे निकालेंगे, आईजी को ढूंढ के लाना। V इक्वल्स टू आई आर, जो ओम्स लॉ है जो आपका V इक्वल्स टू आई आर का फार्मूला है, इससे हम आई जी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें वी जी भी मालूम है और आर जी भी मालूम है, तो आई जी भी मालूम हो जाएगा। जब जी के लिए सब होगा फार्मूला, तो सब जगह जी जी आ जाएगा ना। तो आई जी किस तरह निकालेंगे, आई जी इज इक्वल टू वी जी डिवाइडेड बाय आर जी। तो इसको जो है आप सॉल्व कर लीजिए, इससे आपका आई जी आ जाएगा। कैलकुलेट करके मुझे बताएं आपका आई जी क्या आ रहा है। उसके बाद आई जी की वैल्यू जो है वो आर एस वाले फार्मूले में उठा के पुट कर दीजिए, फिर तो सवाल आपको बहुत आसान हो गया, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। टू आ रहा है, बस टू, इतना ज़्यादा करंट कैसे आ सकता भाई, टू क्या हो गया। परीक्षा चेक करो, वेरीफाई करो बेटा, सही नहीं है। अच्छा जी, इस सवाल में आपको जो रेजिस्टेंस दी हुई है आर जी वो है 50 ओम्स, गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस है। आपको जो करंट दिया हुआ है आई जी गैल्वानोमीटर का करंट वो है 500 माइक्रो एम्पेयर, और माइक्रो को हटाने के लिए क्या करेंगे, 10 की पावर -6, तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -4 एम्पेयर। ठीक है, माइक्रो की वैल्यू क्या होती है, 10 की पावर -6, माइक्रो की वैल्यू होती है 10 की पावर -6। इसके बाद जो ए पार्ट है, ए पार्ट में आपसे कह रहा है कि इसको कन्वर्ट करना है एमीटर में, तो एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें आर एस निकालना होता है, और रेंज आप हमें बताते हैं, रेंज उसने बताई हुई है 5 एम्पेयर। इसका जो बी पार्ट है उसमें कहना है आपने इसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर रहा है, तो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम आर एक्स निकालते हैं, और उसके लिए वोल्टेज दिया हुआ होना चाहिए, वोल्टेज से दिया हुआ 300 माइक्रो 10 की और -6 होता है, बिल्कुल बड़ी ऐसी। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये चीज़ क्लियर है कि यहाँ पर एक फार्मूला नहीं लगेगा, यहाँ पर दो फार्मूले लगेंगे। पहले हम फार्मूला लगाएंगे कौन सा,
आर एस का, आर एस इज इक्वल टू आई जी आर जी डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी। दूसरी तरफ लगेगा फार्मूला आर एक्स का, आर एक्स का फार्मूला क्या है, वी डिवाइडेड बाय आई जी माइनस आर जी। तो इन दोनों फार्मूलों को सॉल्व करके मुझे जल्दी से आंसर बताइए कि आपका आर एस क्या आएगा और आपका आर एक्स क्या आएगा। और आप फिर सवाल में आंसर में क्या बताएंगे कि इतनी वैल्यू की रेजिस्टेंस शंट में लगा दो और इतनी वैल्यू की रेजिस्टेंस सीरीज़ में लगा दो। ये बताना ज़रूरी है कि आप सीरीज़ में लगाएंगे या शंट में या पैरेलल में लगाएंगे, ये बताना ज़रूरी है। सिर्फ आपको यहाँ पे वैल्यू नहीं बतानी होती कि आप वैल्यू बता के आज़ाद हो गए कि भाई इतनी रेजिस्टेंस आंसर, नहीं, आपने नीचे लिखना होता है इतनी वैल्यू की रेजिस्टेंस सीरीज़ में लगा दो या फिर पैरेलल में लगा दो। क्लियर है ये चीज़? इसको जल्दी सॉल्व करके आंसर बताएं। अच्छा जी, तो अब चलते हैं हम न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ। और ये न्यूमेरिकल एज अ टेस्ट है, ये आप लोगों ने सॉल्व करना, उसके बाद क्लास एंड करेंगे और सवाल जवाब की तरफ चलेंगे। कोई सवाल जवाब अगर आपने पूछना हो, इसमें डेटा वगैरह हाईलाइट कुछ भी मैं नहीं कराऊंगा, सब टोटल आपने डेटा से स्टार्ट लेना है, फिर फार्मूला और फिर सॉल्व करके मुझे आंसर्स ला के देने हैं, ठीक है। और जो यहाँ पर आंसर लिखे हो उसको मत देखिएगा, हो सकता है वो आंसर आपके गलत हो, ठीक है जी। ये वो सवाल है जो आपने सॉल्व करना है एज अ टेस्ट। इसके आंसर जो हाइड कर देता हूँ, चलो वैसे गलत है लेकिन फिर भी हाइड कर देता हूँ। एमीटर पैरेलल एंड वोल्ट मीटर सीरीज में लगेगी। हाँ, एमीटर वाली के लिए जो रेजिस्टेंस आपने निकाली है वो पैरेलल में लगेगी और वोल्ट मीटर के लिए बताएंगे कि सीरीज में लगेगी, ऐसा ही। अभी न्यूमेरिकल है आपका, जल्दी से सॉल्व कर लीजिए, आराम से तसल्ली से कर लीजिए, बल्कि टाइम है 10 मिनट 20 मिनट। और उसके बाद जो है फिर हम सवाल जवाब की तरफ चलते हैं। हाँ जी, अब सवाल वगैरह आप लोगों का माइक अनम्यूट कर दिया, अनम्यूट करके आप सवाल वगैरह कर सकते हैं। शंट रेजिस्टेंस को जैसे आपने बताया, शंट रेजिस्टेंस